नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस गर्मी में बैठे रहेंगे घर में और पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास सिक्स की न्यू बुक्स आई हैं, उनकी पहली क्लास है हमारी ये। ध्यान लगा के पढ़ना और अच्छे से याद कर लेना। क्लास सिक्स की बुक का पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय, जिसमें हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, उसका कितना क्षेत्रफल है, उसके क्या देशांतर है, क्या अक्षांश है, ये सब जानेंगे। जो वन लाइनर है आप ध्यान से पढ़े और देखे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस किताब की पहली लाइन यही है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व रो सबों बड़ा महाद्वीप है वो एशिया नाम का है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सब लोग इसे अपडेट कर ले, आपको किसी को पूरा पता नहीं होगा। ध्यान से कोई 29 राज्य याद करके बैठा है अभी तक और कुछ 27 राज्य याद करके बैठे हैं। आप ध्यान से इनको याद रखें। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। आपको ये लाइन पूरी एकदम हूबहू याद रखनी है, इसे रट ही लो। चाहे यदि आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये लाइन तो आनी ही चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। आपको पता ही है भारत के नक्शे में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप इसे याद रखें। अगली लाइन है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल याद रख लीजिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये लाइन भी आपको याद होगी, याद देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के क्षेत्रफल के लगभग 10.41% भाग में फैला है। भारत लगभग क्षेत्रफल है, उसमें 10.41% भाग पर सिर्फ राजस्थान फैला है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक कितना है और पूर्व से पश्चिम तक कितना है। उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। राज्य की कुल सीमा लगभग 5,920 है। राज्य की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम राजस्थान के जिले और संभाग। ये अभी अपडेटेड है। अभी तक जो पढ़ा इसमें कुछ भी अपडेट तो है, लेकिन अब जो आगे पढ़ेंगे इनमें अपडेटेड है पूरा। राजस्थान में जिले कितने हैं आप लोगों को पता ही है, लेकिन जिले किस लिए बनाए गए हैं ये पढ़ें। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाए जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 50 जिले कर दिए थे, फिर भजनलाल सरकार ने वापस 41 जिले कर दिए। अब ये फुल अपडेट है, 41 जिले हैं फुल। आपको यही याद रखना है, बाकी छोड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ये पहले भी जैसलमेर था, अब भी जैसलमेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला पहले धौलपुर था, अभी डीग हो गया। ये भरतपुर से अलग करके इसे बनाया गया डी को। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना ये। और धौलपुर सबसे पूर्व में स्थित है राजस्थान के। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। सबसे पहले सूरज उदय भी वहीं होता है और अस्त भी वहीं होता है। राज्य के 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया। 41 जिलों को 7 संभागों में बांट के उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 संभाग बनाए गए हैं।
उन संभाग और जिलों के नाम देख लीजिए। किस संभाग में कौन सा जिला है और कितने संभाग है, किस संभाग में कितने जिले हैं, आप सभी को इतने याद रखने होंगे। जयपुर संभाग कितने हैं? 7। पहले 10 कर दिए थे, अभी वापस 7 कर दिया भजन लाल जी ने। पहला संभाग जयपुर। जयपुर में जिला है जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें जिले हैं 4 और 3 7, 7 जिले हैं जयपुर में। फिर है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा। पहले जो थे, अब इसमें 2 और जोड़ दिया, फलोदी और बालोतरा। ये दोनों नए जिले हैं और दोनों को इसमें जोड़ दिया जोधपुर में। आगे का संभाग है बीकानेर। बीकानेर में पहले ही 4 थे, अभी 4 है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। आप इसे याद रख सकते हैं बिगचुआ। बिगचुहा, बिगचुआ बीकानेर का याद। बीकानेर संभाग में कितने कौन से जिले याद रखने का सूत्र है? बिगचुआ। और जोधपुर वाले के याद रखने के लिए है जोबा, जेसी, जापा। और फलोदी और बालोतरा आपको याद रखना होगा। ये पहले के सूत्र है, इसलिए अभी मैंने न्यू बनाए नहीं है। ठीक है। और अजमेर। अजमेर संभाग में जिले कौन से देखो? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर और डीडवाना। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये तो ये कुछ राजस्थान के नक्शे में एक जगह ही है, उस कोने में आपको याद रखना है। आगे उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। एक ये नया आया है सलूम्बर। और भरतपुर में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसमें भी ये डीग नया आया है। यदि आपको पहले से याद है तो आप ये देख लो, एक तो भरतपुर में डीग है, उदयपुर में सलूम्बर है और कोटा में कोई चेंज नहीं है। और अजमेर में कुचामन, डीडवाना और ब्यावर नए आए हैं। बीकानेर में कोई नया नहीं है। जोधपुर में 2 जिले नए हैं, फलोदी और बालोतरा। और जयपुर में है 2, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है और अच्छे से याद रखना है इसको। ये अध्याय एक कंप्लीट हो गया है, इतना ही है इसमें, इम्पोर्टेंट और कुछ ज़्यादा नहीं है राजस्थान के बारे में। अब अध्याय 2 देखते हैं हम। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 देखिए, राजस्थान का इतिहास। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों में विभक्त था। जनपद जैसे कि अब जिले हैं और रियासतें थी, वैसे ही जनपद थे जहाँ से जिस एक राजा का जितनी सीमा पर अधिकार था उसे जनपद कहते थे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य और जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। पहले आर्य जो सनातन है ना, वही आर्य कहलाते हैं। उन आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर राज्य बनाए, जनपद बनाए। उसी प्रकार एक इलाका है मरु, जो अभी मारवाड़ और जोधपुर के साइड वाला इलाका है, उसे मरु कहते थे पहले। इसमें आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ये देखो ध्यान से, मैंने इम्पोर्टेंट चीजें एकदम सटीक लिख के लेके आया हूँ। मरु प्रदेश का उल्लेख किस किन ग्रंथों में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है और वरत संहिता में मिलता है। यदि सवाल आ जाता है कि इसमें से किस में मरु शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इनके अलावा जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो आपको काटना होगा। यदि ये सब ऑप्शन आ रहे हैं तो उनमें सभी मरु शब्द का उल्लेख मिलता है, कहीं ना कहीं मरु शब्द इनमें लिखा हुआ है। वर्तमान क्षेत्र, मरु क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? यदि वर्तमान स्थिति में देखें तो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भागों में ये मरु क्षेत्र विस्तारित था। आगे का क्षेत्र है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश मुख्यतः बीकानेर और नागौर का क्षेत्र था, वहीं का इलाका था। आज बीकानेर बसा है, वहाँ पहले जांगल था। इसमें कौन कौन सी जगह थी? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग। ये जोधपुर जो नागौर की साइड, बीकानेर की साइड है, वो जांगल प्रदेश में आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छतरपुर है, जो अभी नागौर के नाम से प्रसिद्ध है। पहले यहाँ अहि छतरपुर हुआ करता था, जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश का भी मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है।
मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा है कि बलराम और कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो वो बीच में अई छतरपुर में रुके थे, जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ये लिखा है, तो हम सीधा तौर पे देख सकते हैं कि जांगल प्रदेश का उल्लेख मिला है मत्स्य पुराण में, तो बहुत पुराना ये क्षेत्र रहा होगा। आगे देखे तो आगे है मत्स्य। मत्स्य भी एक प्रदेश था, और मेरा जब एकीकरण हुआ तो मत्स्य संघ भी बनाया गया था इस क्षेत्र में। मत्स्य प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद काफी सबसे पुराना वेद है, तो इसमें सभी लगभग का सभी का उल्लेख मिलता है इनमें। तो मत्स्य प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसे बैराट कहते हैं अभी, जिसे अभी बैराट कहते हैं। ये जयपुर के पास का इलाका है। वर्तमान कोटपुतली बैरोड वाला क्षेत्र मत्स्य प्रदेश में आता था। चीनी यात्री युआन चियांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया था। वो जब चीनी यात्री युआन चियांग आया था भारत में, तब उसने अपनी ग्रंथों में युआन चियांग ने अपने ग्रंथों में भी मत्स्य प्रदेश का उल्लेख किया था कि वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है, कैसे लोग है, क्या काम करते हैं, वो सभी बताया था उसने मत्स्य प्रदेश में। उसके आगे है सूरसेन। सूरसेन का इलाका है भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग। वर्तमान में भरतपुर, धौलपुर, करौली है, वहां पर पहले सूरसेन नामक का जनपद था, जिसकी राजधानी थी मथुरा। ये मथुरा अभी यूपी में आता है, लेकिन उस समय ये यूपी वगैरह कुछ नहीं था, वो अलग अलग इलाकों में बंटा था पूरा भारत। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में इसका उल्लेख किया था। जब 4वीं शताब्दी चल रही थी तो यूनानी लेखक आए थे सिकंदर के साथ, तो उन्होंने सूरसेन नामक किसी जगह का उल्लेख किया था अपने ग्रंथों में। और बयाना प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख है सूरसेन नामक जगह का। ये आपको याद रखना है पूरा। बयाना प्रस्तुति में उल्लेख मिलता है। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। तो सूरसेन नामक की जगह कहाँ पर है? भरतपुर, धौलपुर। आपको यह जगह इतनी याद रखना है कि सूरसेन वर्तमान में कहाँ पर था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली का होगा। और राजधानी कहाँ थी? मथुरा। यही पूछते हैं 2 सवाल। उसके बाद देखो मौर्य कालीन है ये, लगभग उसके बाद का राजस्थान। जब मौर्यों का शासन लगभग समाप्त की ओर था, उस समय राजस्थान के जो कौन सी जगह थी प्रसिद्ध, उनके बारे में देखते हैं। सिवी है वो उदयपुर, जो अभी उदयपुर है, वहां पर पहले सिवी नाम का प्रदेश था। सिवी जाति का आधिपत्य, या सिवी जाति एक जाति थी सिवी, उसके कारण उस इलाके का नाम सिवी पड़ा। राजधानी माध्यमिका थी, जो चित्तौड़ के नगरी नामक गांव में अवशेष मिले। इस राजधानी के अवशेष कहाँ मिले, आपको ये ध्यान रखना है, नगरी नामक स्थान पर। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, और आपको भी ध्यान रखना है कि सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका के अवशेष कौन से गांव में मिले या कहाँ मिले? चित्तौड़ के नगरी गांव में। और इस सिवी को मेदपाट या प्रागवाट या मेवाड़ भी, बाद में इसे मेवाड़ भी कहा जाने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेदपाट, प्रागवाट, सिवी ये कहाँ पर है? सब उदयपुर की जगह पर था। आगे हम देखते हैं अर्जुनायन। ये भी अर्जुनायन भी एक पुराने समय का राज्य था। ये भरतपुर और अलवर, आज जहाँ अलवर और भरतपुर है, उनके कुछ इलाकों में अर्जुनायन फैला हुआ था। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशियों को हराया। विदेशी सतर्प थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको हराया था अर्जुनायनों और मालवों ने मिलकर। ठीक है, ये इतना विशेष नहीं है, बहुत छोटे इलाके में फैला हुआ था। उसके बाद देखते हैं मालव। मालव भी एक तरह का प्रदेश था, जिसका मुख्य केंद्र था मालवों का नगर। नगर है जगह, और टोंक जिले में। ये मालव प्रदेश कहाँ तक फैला था? अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ तक का क्षेत्र था। ये इतना बड़ा मालव प्रदेश था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में है। मालवों की दिग्विजय थी, उनका अभिलेख लिखवाया था उन्होंने, वो कहाँ पर मिला है? नानसा भीलवाड़ा में। आपको ये ध्यान रखना है कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ पर मिला है? नानसा भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं, आगे का प्रदेश है योधेय प्रदेश। योधेय प्रदेश राजस्थान के उत्तरी भाग, आज जहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ का भाग है, वहां पर
यह एक गणतंत्रीय कबीला था, यानी कि जिस तरह हम गणतंत्र है भारत अभी, वैसे ही ये गणतंत्र कबीला था। कुषाण शक्ति को खत्म कर दिया था योद्धेयों ने मिलकर। कुषाण शक्ति जो ऊपरी राजस्थान के ऊपरी इलाकों में रहती थी, उनको खत्म कर दिया। गुप्त काल तक अस्तित्व में, जब तक गुप्त काल चल रहा था, मौर्य काल से गुप्त काल तक ये प्रदेश में योद्धे ही रह रहे थे। 5वीं सदी में उन्होंने इनको समाप्त कर दिया था। जब 5वीं सदी में जब गुप्त काल समाप्त हुआ, गुप्त वंश, उसके बाद हुण आए, तो इन्होंने युद्धयों को समाप्त कर दिया। और व्रत संहिता में पतन की चर्चा है। व्रत संहिता ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा भी की गई है। आगे पढ़ रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन सीवी जनपद को ही मेवाड़ कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ये सब सीवी जनपद के ही नाम थे। वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो मेवाड़ कहलाता था। 7वीं सदी से 1950 तक राजस्थान एकीकरण तक गुइल और सिसोदिया वंश का शासन था यहाँ पर। सॉरी, 7वीं सदी से जब तक भारत आजाद हुआ था, तब तक गुइल और सिसोदिया वंश का शासन था। आप देख सकते हो कितना लंबा तक शासन चला। ये भारत में एशिया का सबसे ज्यादा पुराना और शासन करने वाला वंश था, जिसकी राजधानी भी कई जगह रही थी। सबसे पहले रही थी नागदा, उसके बाद आहाड़ आई थी, उसके बाद कल्याणपुर, फिर चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़, और उसके बाद चावंड प्रताप, महाराणा प्रताप के समय उसके बाद उदयपुर कर दी गई। यहाँ की बोली है मेवाड़ी। आपको ये राजधानियां क्रम भी याद रखने हैं और राजधानियों को याद भी रखना है। ये सवाल पक्का आ सकता है कि कौन सी राजधानी पहले रही, उसके बाद कौन सी रही। क्रम भी भूल लेते हैं कभी कभी। और तो इस बुक में इतना ही दिया रखता है। बाकी मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तो 20 दिन लग जाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तारित है। देखते हैं, अभी थोड़ा और बचा है। वागड़, मेवाड़ से जस्ट नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है वागड़। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग है, वो वागड़ या वागबर कहलाता है। आपको याद रखना है वागड़ में बोली कौन सी थी, वागड़ी, जो गुजरात से सटा हुआ भाग है, और मेवाड़ से नीचे वाला भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का भूभाग है, उसे वागड़ प्रदेश कहते हैं। उसके आगे देखते हैं मारवाड़। मारवाड़ को तो आप सभी जो लोग जानते होंगे, मारवाड़ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे प्राचीन मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 7वीं सदी में मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। पहले 7वीं सदी में मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। फिर चूड़ा ने आकर राठौड़ों राठौड़ों चूड़ा खुद राठौड़ था, तो राठौड़ों के अधीन हो गया मंडोर। उसके बाद जब तक राजस्थान एकीकरण और भारत आजाद हुआ, तब तक राठौड़ों का शासन चलता रहा। हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र वर्तमान कोटा बूंदी का क्षेत्र है। वहां पर पहले हाड़ौती शासन, हाड़ा वंशों के कारण इस जगह का नाम हाड़ौती पड़ा था। प्राचीन काल में मीणा जनजाति का शासन था यहाँ पे। आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी जनजाति का शासन था, मीणा जनजाति का। और मीणा जनजाति का ही राजा था बुंदा, उसके नाम पर बूंदी, बूंदी का नाम पड़ा था बुंदा के नाम पर। बाद में हाड़ा चौहानों ने शासन किया, इसलिए इसे हाड़ौती हाड़ौती कहा जाता है। पहले बूंदी कोटा नया बना था, पहले बूंदी एक बूंदी जिला ये रियासत थी। उसके बाद यहाँ पर हाड़ा चौहान आए, इसलिए इसे हाड़ौती कहा जाने लगे। पहले आपको पता ही है कि जिस जाति या नाम के आधार पर ही जगह का नाम बोला जाता था, इसी प्रकार हाड़ौती हो गया था। उसके बाद है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आज जहाँ जयपुर है और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। और 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने मीणों और बड़गुजरों को हराकर कछुआ राजवंश की नींव डाली। ढूंढाड़ में कछुआओं का काफी समय तक शासन रहा था। ये कछुआ राजपूतों ने मीणा और बड़गुजरों को हराकर यहाँ पर शासन किया था। भाषा यहाँ की ढूंढाड़ी है। आपको याद रखनी है ढूंढाड़ और ढूंढाड़ी, ये तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसे पूछ ले कि ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है, तो आपको यदि जिले दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं मेवात। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर का क्षेत्र है।
जिसे प्राचीन समय में मेवात कहा जाता था। नोट, आपको ये ध्यान रखना है कि हसन खान मेवाती यही का था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। ये मुस्लिम सैनिक था जो राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब कुछ जगहों के नाम है जो प्राचीन क्या कहते थे और वर्तमान में उन्हें क्या कहते हैं, आपको ये याद रखना है। मांड्यावल प्रदेश जैसलमेर जहाँ आज वर्तमान जैसलमेर है, उसे मांड्यावल के नाम से जाना जाता था। गुर्जरता, गुर्जरत्रा, ये है जोधपुर का दक्षिणी भाग। जो जोधपुर के दक्षिणी भाग को इस नाम से जाना जाता था। और प्रतापगढ़ को पहले कांठल के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता था। शेखावटी, चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू झुंझुनू और सीकर को शेखावटी के नाम से जाना जाता था। वैसे अभी जाना जा रहा है उनको तो। ब्यावर और अजमेर के भाग को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। और कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड को राठ के नाम से जाना जाता था। आप सभी ये नाम और वर्तमान में उनकी जगहों के नाम, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। काफी हर एग्जाम में एक या दो सवाल आपको इनमें से मिलेंगे जरूर, कि प्राचीन नाम बोल देंगे या आपको जैसे कोई ऑप्शन में दे देंगे, आपको जरूर देंगे ऐसा सवाल। आप ये ढूंढाड़ कौन से में, मेवात, हाड़ौती, इनकी जगहों और इनके जिलों के नाम अच्छी तरह से याद रखें। आज क्लास 6 के 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के अध्याय हम अगली क्लास में लाएंगे। अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं इतना ही पढ़ूंगा। इसके आगे की हम क्लास 1-2 दिन में लेके आएंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जो जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो उस चीज़ को वापस बार बार पढ़ें और उसे अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो पढ़ ले। बाकी इसमें यदि आप राजस्थान जी के पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में। ठीक है, तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा ये नया चैनल है, अभी होंगे ही नहीं सब्सक्राइब, 1-2 होंगे। और टेलीग्राम, जल्दी आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा मैं चैनल के बायो में। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके। वहाँ पर मैं ये पीडीएफ वहाँ डाल दूंगा एक साथ, ताकि आप रिवीजन करने में आसानी हो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर कर देना दोस्तों के साथ।